नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई कहानी के साथ। अपनों की पहचान। राधे जी अपने कमरे में अपनी पत्नी विमला जी के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपने कारोबार का हालचाल सुना ही रहे थे कि इतने में वहाँ बेटा आया और बोला, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी तो दीजिए। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, बस रुपए 10,000 चाहिए थे। बेटा, पिताजी की आपको तो पता है मेरी कार की रिपेयरिंग करानी है। अच्छा ठीक है, विमला ज़रा चाबी तो देना। विमला जी अपनी कमर में से चाबी का गुच्छा निकाल कर दे देती है। बड़ा बेटा अभी जाता ही है कि इतने में छोटा बेटा आ जाता है। बाबूजी बच्चों की फीस भरनी है, 12,000 चाहिए थे, ज़रा दीजिए तो। मेरा तनख्वाह नहीं आई अभी तक, जब आएगी तो मैं आपको वापस कर दूंगा। पिताजी सब जानते थे, सब समझते थे कि दोनों क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चुपचाप रह जाते। क्या फ़र्क पड़ता है तो अपने ही बच्चे। वैसे तो राधे जी कभी मना नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कारण पूछ भी बैठते तो बच्चे कहते, क्या पिताजी आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? इस पर राधे जी ठहाके लगाकर हंस देते। विमला जी हमेशा उन्हें टोकती कि बच्चों पर सब कुछ मत उड़ाओ, परंतु राधे जी नहीं मानते और कहते, तुम तो जानती हो कि मेरे बच्चे मेरी जान है, लेकिन जी अपने बुढ़ापे के लिए भी तो। अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता मत करो, अपने दोनों बेटे बड़े होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं, उनके रहते हमें कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। विमला जी चुप कर जाती, लेकिन मन ही मन में कहीं ना कहीं विचार तो चलते ही रहते। सोचती, आप इतने भोले हैं कि आज के ज़माने में अपने लिए कुछ ना कुछ अवश्य बचा कर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं वो तो पराए घर से आई हैं। और वैसे आपसे ज़्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। यह सब विचार करते हुए विमला जी एकटक अपने पति को निहारते जा रही थी। इतने में राधे जी ने चुटकी बजाते हुए उन विचारों को, शीलता से कर्म को भंग कर दिया। विमला जी अपने विचारों की दुनिया में बाहर आ गई। राधे जी बोले, कहाँ गुम हो गई? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या मैं खुद ही बना लूँ? राधे जी ने चुटकी लेते हुए कहा, आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं सोनू को आवाज़ देती हूँ, वह बना देगा। रसोई घर और घर के दूसरे कामों के लिए 15-16 साल का एक नौकर सोनू रखा हुआ था, ताकि बहुओं के ऊपर काम का बोझ न पड़े। और फिर इस उम्र में खुद भी तो विमला जी काम नहीं कर सकती थी। बोली, और वैसे भी मुझे चाय बनानी आती है। राधे जी बोले, श्रीमती जी मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ, मैं आज तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। कहते हुए राधे जी रसोई में जाकर चाय बनाने लगते हैं तो इतने में सोनू आ गया। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ? मैं चाय बनाता हूँ, मैं बनाऊँगा और तुम्हें भी पिलाऊँगा। कहते हुए राधे जी चूल्हा जलाने लगे और साथ में अपनी पत्नी के लिए गाना गुनगुनाने लगे। बाहर दोनों बहुएं अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोक कर खड़ी थी। शाम को विमला जी और राधे जी रोज की तरह सैर सपाटे करने के लिए बाहर निकली। विमला जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उन्हें राधे जी जैसे सुलझा हुआ इंसान मिला। पर कहते हैं ना, कभी कभी अपनों की भी नज़र लग जाती है। तभी वहाँ थोड़ी ही दूरी निकले थे कि देखा सामने से एक तेज गति की कार बेकाबू होकर उनकी तरफ ही आ रही थी। कुछ समय पाते इससे पहले कार ने उन दोनों को
टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। जब होश आया तो विमला जी ने सव्य को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। देखा तो एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही थी। उन्होंने उठते ही राधे जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया, राधे जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, जिस कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। यह सुनते ही ड्रिप उतारकर उठ खड़ी हो गई और चल पड़ी। आज दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो उन्हें रोक पाती। नर्स और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी उनके पीछे आवाज़ लगा रहे थे और विमला जी को जैसे कानों से सुनाई ही देना बंद हो गया था। सिर्फ उन्हें राधे जी की प्यार भरी बातें ही सुनाई दे रही थी और राधे जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर विमला जी बस उन्हें देखते ही जा रही थी। कुछ देर पहले जो राधे जी उनके साथ हंसते मुस्कुराते सैर पर निकले थे, वह हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े थे। विमला जी खुद को संभालते हुए बोली, उठिए ना, देखिए आपके सहारे तो मैं जिंदगी जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते थे। अब आप ही इस तरह मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा क्या होगा। कहते कहते विमला जी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी। विमला जी को हॉस्पिटल के बेड पर लिटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। राधे जी की चिंता विमला को खाई जा रही थी। आंखें बंद की विमला ने अपने पति के साथ बिताए कुछ हसीन पलों को याद किया कि इतने में आवाज़ आई, बड़ी माँ। आंखें खोलकर देखो तो सामने उनका नौकर सोनू खड़ा था। विमला जी की ऐसी हालत को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, खाला खा लीजिए बड़ी माँ। विमला जी इधर उधर देखने लगी। आसपास कोई नहीं था। सोनू बोला, सब लोग घर चले गए तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं, तो आपका हाल चाल जानने आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। सोनू स्नेह देखकर विमला जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि कोई तो है जो उनके साथ खड़ा है इस दुख की घड़ी में। इतने में नर्स अंदर से आई और बोली, विमला जी आपके पति को होश आ गया है। सोनू उन्हें राधे जी के पास ले गया। राधे जी होश में तो थे परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाया गया। यह देखकर विमला जी दर्द और चिंता से भर गई, लेकिन अपने पति के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। तभी इसलिए तुरंत उनकी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर राधे जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को हॉस्टल से छुट्टी मिल गई तो घर आ गई। घर पर आने के बाद तो जैसे विमला जी और राधे जी के होश ही उड़ गए, जिंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वो दोनों अपेक्षा की नज़रों से देखे जाने लगे। बच्चों को ही अपने माता पिता बोझ लगने लगे। राधे जी की दवा पानी सब विमला जी ही करती थी। एक दिन सोनू किसी काम से बाजार गया। विमला जी ने अपने छोटे बहू से कहा, बेटा अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च का थोड़ा सा दलिया बना दो। तो बहू ने टका सा जवाब दे दिया, माँ जी हमें तो और भी बहुत सारे काम हैं
और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही है, हम किसी पार्टी में भी नहीं जा पाए। आप यह काम खुद कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए तैयार होकर किटी पार्टी में चली गई। कभी विमला जी ने बेटों को दवा या फल लाने को कहा तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। बेटों का साथ देते हुए बहुएं भी आ जाती। माँ जी, कितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सोच समझकर बात किया करो। और खर्चे की इन बातों से माँ का कलेजा छलनी हो गया। मन ही मन वह भी जानती थी कि बेटों को यह सब सिखाने वाली बहुएं ही हैं। सोचने लगी कि यही बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी बाबूजी करते हुए आ जाते थे। आज बाबूजी लाचार हो गए हैं तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक गए। बेटे बहू की जली कटी सुनकर विमला जी कमरे में आई और देखा राधे जी की आंखों में आंसू आए हुए थे। राधे जी विमला जी को देखकर बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटों ने हमारी परवरिश को ही इनकार कर दिया। लेकिन विमला, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे, तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहाँ तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए विमला जी ने बोली। सोनू जो पास में ही खड़ा था बात सुन रहा था। विमला जी ने बोला, अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ही ली हो। यह सब सुनते ही विमला जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहू के पास पहुंची। बहू, वह तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? विमला जी बहू थोड़ा सा कुछ फुसफुसाते हुए बोली, जैसे तैयार ही खड़ी थी चिल्लाने के लिए। माँ जी, आप तो पैसा लुटाने में लगी हुई हो, जैसे कि पैसे तो पेड़ पे लग रहे हैं। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसों को थोड़ा बचाना है, यह हम अच्छी तरह जानते हैं। अब वह चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहू का बेशर्मी भरा जवाब सुनकर विमला जी हैरानी से उन्हें देखती ही रह गई। अगले ही दिन जब विमला जी सोकर उठी तो देखा राधे जी थोड़ा सा बुखार था। जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे जी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटा बेटा का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आपको तो पता है घर में पैसों की तंगी चल रही है, ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आया और बोला, आप समझते क्यों नहीं, हम नौकरी पेशा लोग हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि यह फालतू के काम करते रहें। बाबूजी को लेकर विमला जी अपमान का घूंट पीकर रह जाती। उन्हें उस समय कुछ बोलना उचित नहीं समझा। इतने में सोनू ने आवाज़ लगाई, आइए बड़ी माँ, मैं ऑटो बुला कर ले आया हूँ। जाते हुए सोनू ने कहा, पर बेटा मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और फल लाने के लिए मैंने पैसे उठा लिए हैं, मेरे पास कुछ पैसे बचे थे, पूरे हो जाएंगे। कहते हुए सोनू बाबूजी की व्हील चेयर को सरकाते हुए ले गया। कहने को तो सोनू नौकर था, लेकिन विमला जी और हरिप्रसाद जी को सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। ऑटो में विमला जी सोनू के कहने लगी, मुसीबत में जब अपनों ने ही पल्ला झाड़ लिया, तब तूने अपनों से भी ज़्यादा ख्याल रखा। सोनू बोला, बड़ी माँ, मेरे बचपन से ही माँ बाप नहीं हैं, मेरी दादी ने पाल पलोस कर बड़ा किया है, वह भी चल बसी। मुझे तो आप दोनों में ही माता पिता की परछाई
नज़र आती है। सोनू की आंखें सजल हो गई। हॉस्पिटल में राधे जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताई गई थी। सोनू अच्छे से समझ गया और वापस घर आते हुए रास्ते में आकर दवाइयाँ और ज़रूरी सामान ले लिया। सोनू ने उनके खाने पीने का ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में बाबूजी भी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई तो एक दिन बाबूजी ने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया। क्या बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं और आप सारा दिन हमें भी परेशान किए रखते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरे से बाहर आए तो सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ बाबूजी के साथ दो अनजान शख्स बैठे थे और राधे जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम लोगों को शायद पता नहीं कि आज श्रीमती जी का जन्मदिन है। उसी अवसर पर यह सारा इंतज़ाम किया है। यह कहते हुए राधे जी ने विमला जी के साथ केक काटा। विमला जी को एक गिफ्ट उठाकर देते हुए, श्रीमती जी आपके लिए अपने पसंद की महंगी वाली सिल्क की साड़ी लाया हूँ। दोनों बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या हुआ? हैरान हो गए कि इस लाचार निठल्ले बूढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आए। चलो आज आप लोगों को भी सरप्राइज दे देता हूँ। राधे जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय कराया। और यह मेरे वकील दोस्त हैं रमेश जी। उन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलाया है। और यह हरि प्रसाद जी, उन्हें मैंने यह मकान 1,50,00,000 रुपए में बेच दिया है। इतना कहने की देर ही थी कि दोनों बेटे और बहुआ के सिर पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसा कैसे? मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। राधे जी ने आज बोलते ही जा रहे थे और किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि आज उन्हें रोक सके। राधे जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपनी दुकान से अपने बेटों और बहुओं को बेदखल करता हूँ। आज से मेरी हर एक चीज़ पर सोनू का हक होगा। वही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान को बेचने से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मेरे अपने पोता पोती के नाम पर होगा, जो कि उसके वसीयत होने के बाद उन्हें मिल जाएगा। और बाकी की आधी रकम में से एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहा हूँ, जिसमें मैं, मेरी पत्नी और सोनू तीनों रहेंगे। मेरे पोता पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब राधे जी बोले, तुम लोगों के पास 2 हफ्ते हैं। अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और करो, क्योंकि 2 हफ्ते बाद घर पर रमेश जी का हक होगा। मैं अभी तक तो इसी भ्रम में था कि मेरे दोनों बेटे जो बहुत होनहार हैं, परंतु क्या सचमुच मेरे दोनों बेटे मेरे अपने हैं? यह सब अपने स्वार्थ में जी रहे थे और मैं तो मिथ्या भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि यह सब मेरे अपने हैं। शुक्र है मालिक का जो हमें ऐसा दुख दिखाया। इसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी। मुसीबत के समय में भी तुमने सिर्फ अपने ही बारे में और अपने ही पैसे दिखाई दे रहे थे। मैं तो कब से इस दुनिया से कूच कर गया होता, अपने लाचार, बेकार, अपाहिज शरीर के साथ कब तक जीता। यह सब मेरी पत्नी और सोनू की सेवा का फल है। तो आज बिल्कुल दुरुस्त हो गया हूँ। सोनू ने बेटे का फर्ज निभाया है। पिताजी नौकर हैं और उसे नौकरी की जगह पर ही रखें। आपके बेटे हम हैं। बड़े बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर
राधे जी बोले, लेकिन इसने जो जीवन दान दिया है, मुझे मेरी और मेरी पत्नी को बुढ़ापे की लाठी बना है। दोनों बेटे माँ के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी। बाबूजी, हम लोग आपके ही तो बच्चे हैं, और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यह भी तो ज़रा सोचिए। बहू को माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन विमला जी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, यह बात तब याद क्यों नहीं थी जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे वो कहेंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना सामान उठाओ और तैयारी करो। आज दोनों बेटे और बहू के होश उड़ गए। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह लोग बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में राधे जी ने लिखा था। बेटे और बहुओं को अपने किए की सज़ा और सबक दोनों मिल चुके थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।